नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआती 4 दिनों को देखें तो 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 195 लोगों की जान चली गई है। 30 अप्रैल तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1075 था, लेकिन पिछले 4 दिनों में यह आंकड़ा 1500 को पार कर गया। यानी 4 दिन के भीतर करीब 500 लोगों की मौत हो गई। 3 मई की बात करिए तो उस दिन 2717 केस बढ़े थे। दुनिया में केसों की तुलना में अब भारत उस दिन 5वें नंबर पर था। हमसे ज्यादा केस उस दिन बस अमेरिका, रूस, ब्राजील, यूके में सामने आए थे। देखा जाए तो इन देशों के मुकाबले भारत में टेस्टिंग दर भी बहुत कम है, जिस कारण संक्रमण की वास्तविक छवि सामने नहीं आ पा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। चालीस दिन पहले कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन 6 हफ्ते बीत जाने के बावजूद भारत में कोरोना का ग्राफ डरा रहा है। कुछ राज्यों में रोज रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, जिनकी बदौलत कोरोना का ग्राफ 46,000 के पार पहुंच गया है। मई महीने में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआती 4 दिनों को देखें तो 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के केसों ने सोमवार को नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 195 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सिंगल डे में यह सबसे बड़ी बढ़त है, जो डराने वाली है। यह बढ़त दिल्ली, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पाए गए केसों की वजह से हुई। बीते 4 दिनों में देश में कोरोना के 10,580 केस सामने आए हैं। यह अभी तक के कुल एक्टिव केसों का 34% है। वहीं 30 अप्रैल तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1075 था, लेकिन पिछले 4 दिनों में यह आंकड़ा 1500 को पार कर चुका है। यानी 4 दिन के भीतर करीब 500 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी हुई। हम लोगों ने 53 वायरसेस के सीक्वेंसेस किए आज तक और वो डेटाबेस में हम लोगों ने सबमिट किए हैं और जल्दी हम लोग 500 या 1000 सीक्वेंसेस करेंगे। ये हम लोगों ने मंत्री जी को कल बताया। दूसरी चीज ये बताई कि MW का जिसका ट्रायल शुरू हुआ था कुछ दिनों पहले, वो भी हम लोगों ने माननीय मंत्री से कहा कि ये ट्रायल शुरू हो चुका है और इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही हफ्तों में। और तीसरी चीज ये बताई कि जो कुछ दवाइयां मार्केट में आने की संभावना है, जैसे कि रेमडेसिविर या फेविपिराविर, उनके बारे में क्या अपडेट है वो हम लोगों ने कल माननीय मंत्री से बताया। हफ्ते दर हफ्ते का आंकड़ा देखें तो भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 3 मई को जो हफ्ता खत्म हुआ उसमें रोजाना औसतन 1,926 केस जुड़ गए हैं। इस मामले में दुनिया के 8 ही देश भारत से आगे थे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार फिलहाल 6.1% है। अगर कोरोना के केसों की रफ्तार भी इसी तरह रही तो अगले हफ्ते 64,000 की संख्या पार हो जाएगी। 3 मई की बात करें तो उस दिन 2,717 केस बढ़े थे। दुनिया में केसों की तुलना में भारत उस दिन 5वें नंबर पर था। हमसे ज्यादा केस उस दिन बस अमेरिका, रूस, ब्राजील, यूके में सामने आए थे। देखा जाए तो इन देशों के मुकाबले भारत में टेस्टिंग दर भी बहुत कम है, जिस कारण संक्रमण की वास्तविक छवि सामने नहीं आ पा रही है। मेरा मानना है कि आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हम 72 घंटों 96 घंटों में देख रहे हैं, स्टीप राइज दिख रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी कि टेस्टिंग भी बढ़ा है। पहले टेस्ट का दायरा उतना नहीं था, तो इसको इन आंकड़ों को उन नजरिए से भी देखने की जरूरत है। जब आप दायरा बढ़ाएंगे तो आपके पास एविडेंस हो सकता है ज्यादा है, लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूँ कि रिकवरी जो है वो बहुत सुकून देती है और बहुत क्रिटिकल फेज है। Mass testing is going on in several states of our country. So the number of testing is increasing. So number of cases is also increasing. We'll have to wait for a few more days. Once a substantial number of testing is over, then we will be able to know how many cases will be there, how many people really will be affected. राहत की बात यह है कि कोरोना से सही होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 30 अप्रैल तक 8,373 लोग ठीक हुए थे, जो 4 दिन में बढ़कर 12,728 हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 2,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है।
यहां अब तक 5,800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी तरह दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही बहुत सारी छूट भी दी है। आखिरकार अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ गतिविधियों को शुरू करना जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने छूट देने का फैसला किया। उधर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी बेहद सावधानी से आगे बढ़ें और कोरोना को लेकर सभी एहतियात बरतें, तभी कोरोना से जंग में सफलता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल में गुड़गांव से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी हैं, जो कि सीनियर प्रोफेसर है KGMU में लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सचिन माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चलिए आपको बता दें कि इन तमाम मेहमानों से हम आपको मिलवाएंगे और तमाम सवालात इनसे करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआती 4 दिनों में देखिए तो 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 195 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 30 अप्रैल तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,075 था और पिछले 4 दिनों में यह आंकड़ा 1,500 को पार कर गया। तीन मई की बात करें तो उस दिन 2,717 केस बढ़े थे और दुनिया में केसों की तुलना में भारत उस दिन 5वें नंबर पर था। यह आंकड़ा दरअसल 3 मई का है, जब 40 दिन लॉकडाउन को पूरा हो गए थे। चलिए एक बार फिर से हम आपको तारुफ करा देते हैं खास मेहमानों से। और डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल में गुड़गांव से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सीनियर प्रोफेसर है KGMU में लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर सचिन माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटेंसिव केयर प्रमुख है यशोदा अस्पताल में। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सचिन। और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर रवि सिंह भी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर रवि बहुत स्वागत है आपका भी। दरअसल सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर राहुल जी से है। डॉक्टर राहुल, किस तरह से इसे देखें, क्योंकि एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल के 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 2,500 से ज्यादा मामले सामने आए। आज 24 घंटे में तकरीबन 4,000 का आंकड़ा पार कर रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक तरफ लॉकडाउन में ढील, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ना, किस तरह से देखें इसे? देखिए, हमको ये समझना जरूरी है, हमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना है, ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलस देने के लिए और बाकी सारे लोगों को भार लगाने के लिए ये लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। बट इसमें बहुत सारी सिल्वर लाइन्स अगर हम देखें तो आगे की चीजें जो होंगी वो इस प्रकार से होंगी कि जिन जगहों पे ज्यादा केसेस आएंगे वो रेड जोन घोषित करके कंट्रोल किया जाएगा। चलिए सर, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सचिन माहेश्वरी का रुख करते हैं। डॉक्टर सचिन, किस तरह से इसे देखें, क्योंकि जाहिर तौर पे क्या ये जो आंकड़ा है वो डराता नहीं है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 4,000 का आंकड़ा पहुंच रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, जो कि नए मरीज सामने आए हैं। किस तरह से इसे देखते हैं आप?
केसों का हमारा जो आंकड़ा बढ़ा जरूर है, बट हमने अपनी टेस्टिंग का दायरा भी बहुत बढ़ाया हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। तो उसके रेशियो में हमारे लिए दायरा जो केसों का आंकड़ा बढ़ना लाजमी है, और उसके मुकाबले अगर हम केसों की जो सीरियसली जो ट्रीटमेंट जो ठीक हुए केसेस हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ भी रही है। ठीक है, तो इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन हमें अपने बाकी प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट तो दी है, लेकिन इनको हमें बहुत ही शायद से ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर केयर की जरूरत है। जी, तो लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो जाहिर तौर पे चिंता का विषय है, लेकिन ऐसे में डॉक्टर अरविंद आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि क्या मानते हैं कि इस वक्त ढील देना क्या वाकई उचित था, जिस स्थितियों से देश फिलहाल गुजर रहा है। एक तरफ तकरीबन 45,000 का आंकड़ा पार हो गया कोरोना संक्रमित मरीजों का, मृतकों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दी गई है, क्या वाकई आपको लगता है कि सही वक्त पे सही फैसला लिया गया है? नहीं, जो फैसला लिया गया था वो बिल्कुल सही वक्त पे लिया गया था, और उसके बाद भी जो फैसले लॉकडाउन के लिए गए वो भी ठीक समय पे लिए गए थे। लेकिन समस्या ये है कि हम तो एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है, और दूसरी बात है कि हमें डिसिप्लिन पूरी तरह से जो कि है फिट कर पाना, लागू कर पाना एक बड़ा मुश्किल काम है। आप बीच में देखते ही हैं कि लोग एकदम बाहर आ जाते हैं, कई रैलियां निकल जाती हैं, समझदार लोग भी नहीं मानते हैं। अच्छा, इस पर एक दूसरी बात ये भी है कि जैसे जो कोरोना से संक्रमित थे, कई लोग उनके साथ थे, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, मतलब उनमें कोई वो नहीं दिखाई पड़ा सिम्टम। और फिर उसके बाद अब वो बड़ी संख्या सामने कोरोना के मरीज बन करके आ रही है। आपको तो मालूम है कि बहुत सारे लोग निकले और अलग अलग गलियों से कई मोहल्लों में चले गए, और वो सब उन्होंने बहुत बड़े लोगों को संक्रमित किया। तो अब लग रहा है कि वो पॉपुलेशन जो पीछे छुपी हुई थी वो आ रही है। तो जो किए गए फैसले वो तो ठीक थे, लेकिन ये बात जो है, जो अब वैसे भी आप जब लॉकडाउन खोलेंगे, लोगों को आप रोड पे लाएंगे, सड़कों पे लाएंगे, तो ये संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि जब तक आप बेहद डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और रूल्स को, नियमों को नहीं मानते, जो सरकार के ICMR की दी हुई गाइडलाइंस हैं, तो ये तो हमारा देश तो ऐसा है कि उसमें तो संख्या संक्रमित तो मरीजों की बढ़ती ही जानी है। और वैसे भी आप देखिए तो कोरोना पीक पर आ रहा है, मई जून में वैसे भी पीक पे आना, उसका सेकेंड फेज अब आना है। तो ये तो बड़ी समस्या तो है ही है। अब हमारे सामने धर्म संकट ये है कि हम इसको लॉकडाउन को फिर से लागू करें, कंटिन्यू करें, या जो कि है मतलब खोलें, क्योंकि आम पब्लिक है, उसको भी कमाना खाना है। तो ये एक बड़ी ही विचित्र सी स्थिति है, उससे कैसे निकला जाए? ये वाकई एक विचित्र स्थिति देश के सामने है, इससे कैसे निकला जाए इसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर रवि, जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ना, दूसरी तरफ चरमराई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लौटाना या वापस पटरी पर लेके आना, उस लिहाज से अगर इस फैसले को देखा जाए, जो ढील दी गई है, वो वाकई क्या सही है? सही वक्त पे सही फैसला लिया गया है क्या? देखिए, जब तक अभी आगे जो नंबर्स आएंगे या जिस तरीके से कोरोना वायरस से लोग और इन्फेक्टेड मिलेंगे, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा कि यहाँ पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। और अगर एज ए इकोनॉमिस्ट देखें तो सरकार को खर्चा भी चलाना है और कारोबार भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं और पब्लिक की हेल्प भी करनी है। तो ऐसे हालात में ज्यादा दिन तक अगर बंद रखते हैं तो समस्या यहाँ पर और बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार के पास आज सैलरी देने के लिए रेवेन्यू नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर देखा जाए तो क्या ये स्टेप सही है? मैं मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि ये स्टेप पूरी तरह से अभी गलत है, क्योंकि अगर दूसरे देशों के कंपैरिजन में करें, चाहे हम US से करें, इटली से करें, जापान से करें, सभी में 10 लाख लोगों का जो टेस्ट हुआ है, वहां पर 1 से 1.5 लाख लोग एवरेज में संक्रमित रहे हैं। भारत उनमें कम रहा है। भारत का जो एवरेज रेट रहा है वो है 10 लाख लोगों में से 50,000 लोग। तो अगर ऐसे लॉकडाउन ओपन होगा और ऐसे एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो शायद हम वो नंबर और बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी बात है, मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपको खाना कमाना, बचाना से ज्यादा जरूरी कि अगर आपकी जान बची है तो आपका जहान है, अगर जान ही नहीं बची तो आप सेविंग करके क्या कर लेंगे या फिर आप कमा के क्या करेंगे। तो ऐसे हालात जब हों तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को ध्यान रखें। अब पब्लिक को लगता है कि सारी जिम्मेदारी
गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ओपन किया तो हम खुश हैं। ऐसा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि आप अपने आप को खुद सिक्योर रखें। ठीक है, कमाना खाना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकलें। जिस तरीके से अभी फैसला आया, यहाँ पर लिकर को ओपन किया, हालांकि सरकार को लिकर ओपन करना अपने रेवेन्यू के लिए था, क्योंकि स्टेट वाइज कंपैरिजन करें तो उनको जरूरी है कि 10% या 15% तक हर एक स्टेट को रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ लिकर की सेल पे आता है। लेकिन आम आदमियों का कर्तव्य बनता है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, क्योंकि तकरीबन 40 से 42 दिनों का ये जो लॉकडाउन लगातार चल रहा था, कोरोना योद्धा लगातार तपस्या में लगे हुए थे, एक एक शख्स को ठीक करने की कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। क्या नहीं लगता कि जिस तरह से ये ढील दी गई है, हालांकि ढील देना ठीक है, दी जा सकती है ढील और देनी भी चाहिए, क्योंकि जरूरत के हिसाब से ढील देनी भी बनती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस हिसाब से दी गई है, क्या नहीं लगता कि वो 40 दिनों की जो तपस्या थी वो एक बहुत जल्द कहीं ना कहीं वो तपस्या खराब हो गई है? नेहा जी, जरूरी इस बात का है कि हमें प्री कोविड और पोस्ट कोविड नहीं, वी हैव टू लिव विद कोविड। हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा। हम कितने दिन का भी लॉकडाउन कर लें, कोविड कहीं नहीं जाने वाला। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात पहचानने की है। दूसरी बात है कि नंबर बढ़ेंगे, नंबर से घबराना नहीं है, क्योंकि 98% लोग जो है वो एसिम्टोमेटिक है। आप जैसे पकड़ेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो कोरोना को कंटेन कर पाएंगे। ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन आगे चल के रहेंगे, ये अभी नहीं, ये 6 महीने साल भर तक रहेंगे। क्योंकि हमारे को अगर मोर्टालिटी देखिए, नंबर ऑफ टेस्ट मत देखिए, कि ये मत देखिए कि कितने लोगों को पॉजिटिव आ गया। आप ये देखिए मोर्टालिटी जो है आज भी सिर्फ 3.3% पे है देश में। तो ये हमारे को डेटा के साथ चलना है कि वनरेबल ग्रुप कौन सा है जिसको हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। हमें अपनी मोर्टालिटी के डेटा को एनालाइज करना है और उसके साथ आगे चलना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो नंबर से भयभीत नहीं डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम ये सोचें कि हमें तो जी कोरोना के साथ चलना है और ये कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है, तो सर ये 40 दिनों का लॉकडाउन क्या व्यर्थ था? तो क्यों 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया? जो 40 दिनों का लॉकडाउन 3 चीजों के लिए था। हमारी जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज थी उनको तंदुरुस्त करने के लिए था। अगर जिस तरीके से इटली में हुआ या वुहान में हुआ, अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, पीपी किट की जरूरत पड़ती है और मास्क की जरूरत पड़ती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए हमारे को मौका मिल गया। पहले 40 दिनों में अगर आप रेट देखें, इटली के मुकाबले में हमारी औसत मृत्यु दर 90% कम थी। यही चीज देखिए 28 फरवरी से लेके अगर 28 मार्च में देखें तो 2 से 3 हजार 10 हजार लोग इटली में मर चुके थे, क्योंकि हिंदुस्तान में आंकड़ा बहुत कम रहा। हमारे को ये समझना जरूरी है कि 135 मिलियन लोगों में हमारी पॉपुलेशन के साथ अगर एक साथ सर्ज आता, एक साथ पीक आती, तो शायद हम उसको काबू नहीं कर पाते। तो वो 40 दिन का लॉकडाउन फ्लैटन करने के लिए था। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट, 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें कोरोना नहीं किया। हाँ। तो कोरोना के नंबर से मत भयभीत हुई है, कोरोना के साथ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड हाइजीन अपने चरित्र में, कैरेक्टर में अपना लीजिए। यही आपका नया न्यू नॉर्म है। ठीक है डॉक्टर अरविंद, क्या आप सरकार भी समझ गई है कि रिकवरी रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन इस बीच जो लॉकडाउन लगाया उसमें सरकार को मुकम्मल वक्त मिल गया व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए? क्या ये भी एक वजह रही कि 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया कि तब तक कम से कम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए? ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि इसके लिए समय मिला सरकार को, और उन्होंने अपनी जो बहुत मूलभूत सुविधाएं थी उसको उन्होंने सुधारा। अपनी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मंगाई जो हम लोगों ने देखी, वेंटिलेटर्स आए और अन्य सुविधाएं भी आई। तो ये तो उनको जो 40 दिनों के लॉकडाउन का समय जो उन्होंने किया उसमें उनकी 2 अर्थ थे कि एक तो वो अपनी जो कि हॉस्पिटल सर्विसेज को बेटर कर लें, और दूसरा उनके पास ये भी एक ध्यान था कि कम से कम इस बीच में जनता इस बात को सीखे कि हमको कोविड के साथ रहते हुए कैसे रहना होगा, और बाहर निकले नहीं लोग इस बीच में, तो संख्या को भी हम लोग काफ़ी कम रख सके, डबलिंग रेट काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। आज हमारा नंबर सबसे कम है पूरे विश्व में, लेकिन ये ऐसा रह नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम मजबूरी में इसे खोलेंगे लॉकडाउन को, तो ये जो दायरा है, ये जो नंबर है, तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये नंबर बढ़ना है। ठीक है डॉक्टर सचिन, ठीक है डॉक्टर सचिन,
क्या आपको लगता है कि अगर अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और भी बढ़ता है तो क्या हमारे पास मुकम्मल इंतजामात हैं कि हम उसका सामना कर पाएंगे, और चुनौतियां जो हमारे सामने मुंह भाई खड़ी है या फिर हो सकती है उनका डटकर मुकाबला हम कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतने इंतजामात हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर? सरकार ने जो 40 दिनों के लॉकडाउन में जो व्यवस्था की है पूरी तरह से मतलब अच्छी तरीके से टेस्टिंग की है, जिसमें से जो कोरोना के मरीज अगर बढ़ते हैं तो हम इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। और लोगों में इन दिनों के बीच में इतनी अवेयरनेस भी बढ़ा दी है कि वो अपने आप ही दुकान लग सकते हैं। नहीं, तकरीबन अगर 1 लाख कोरोना संक्रमित मरीज हो तो ऐसा कितना प्रतिशत ऐसा होता है कि बहुत वेंटिलेटर की जरूरत पड़े मरीजों को, और क्या उसके लिए हम तैयार हैं? अभी तक जितने मरीज की हमारे नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट अप्रोक्सीमेटली 45,000 है, बट इनमें से डिपेंड करता है कि कितने मरीज क्रिटिकल हो रहे हैं हमारे। ये वेंटिलेटर हर किसी मरीज को जरूरत नहीं है, उसमें से काफी ऐसे कि होम क्वारंटाइन रहते हैं या नॉर्मल भी अपना माइल्ड सिम्टम्स है, ओनली वेंटिलेटर रिक्वायर्ड फॉर द सीवियर कैटेगरी पेशेंट्स। तो वेंटिलेटर इज नॉट ओनली क्राइटेरिया फॉर द कोरोना पेशेंट। ठीक है डॉक्टर रवि, अगर देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा वक्त तक नहीं रोक सकते, लिहाजा हमें आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी होगी, और ऐसा कुछ होता हुआ भी दिखाई दिया कि 4 मई से बहुत सारे सेक्टर्स में छूट दे दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं, डॉक्टर राहुल ये भी ये कह रहे हैं कि हमें अब आदत डाल लेनी चाहिए कोरोना के साथ जीने की। डॉक्टर हर्षवर्धन भी ये कहते हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नहीं लगता कि आने वाले वक्त में हमारे सामने बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती है, या हम भी उसी राह पे खड़े हो सकते हैं जहां फिलहाल अमेरिका, इटली या फिर चीन का जो वुहान था वो उस राह पे खड़ा हुआ था? देखिए, सबसे पहले ये समझने की बात है कि 21 दिन के लॉकडाउन में अब तक इकोनॉमी से 8 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर साफ हो चुके हैं, और जितने दिन ये लॉकडाउन बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमी में यहाँ पर नुकसान होगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इस समय जीडीपी की ग्रोथ की बात करना या इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करना अभी बहुत ज्यादा वाजिब नहीं है, क्योंकि इकरा ने भी यहाँ पर कहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो 2% से ज्यादा नीचे रहेगी, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ से नेहा जी, जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा या फिर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, देखिए कोरोना हमारा कोई भाई नहीं है जिसके साथ आप रहेंगे और आप जिंदगी काट पाएंगे। जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो आपको काट लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना, ये समझाना बहुत मुश्किल है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो कि हम 135 करोड़ से ज्यादा हैं, ऐसे में अगर कोरोना बहुत ज्यादा फैलता है, और आपके सामने एग्जांपल है कि लॉकडाउन 240 पेशेंट के साथ स्टार्ट हुआ था और आज हम 40,000 से ऊपर पेशेंट यहाँ पर कोरोना से देखने को मिल रहे हैं। और दूसरे देशों को जो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उन देशों से भी अगर आप कंपैरिजन करें तो ये भी आप पाएंगी कि वहां पे थोड़ा सा डिले और थोड़ा सा लिवरेज ने सिचुएशन वहां की और खराब कर दी है। तो हम भारत में क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, ऐसे में हर लेवल को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो सरकार ने यहाँ पर ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन बनाए थे, उनको फॉलो कराना ज्यादा जरूरी था। आप ग्रीन जोन में जरूर एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आप ऑरेंज और रेड जोन में थोड़ी सी आपको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी और जागरूकता फैलानी पड़ेगी। लेकिन जो सावधानियां बरतने की बात की जा रही है वो सावधानियां बरतते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं जी? तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे आशीषा जी से मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप नंबर मत देखिए, आप नंबर के साथ मोर्टालिटी को देखिए। नंबर तो बढ़ेंगे, और कोरोना भाई नहीं है, कोरोना रियलिटी ऑफ लाइफ है। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके सिस्टम में बैठ से ह्यूमन के सिस्टम में आ गया है। ये आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल और 100 साल तक आपके साथ ही रहेगा। ये जानना समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन की प्रक्रिया ये थी कि सडन सर्जिस ना आए, एकदम से पीक ना आए और मोर्टालिटी ना बढ़े, जिसको हमने 40 दिन के अंतराल में बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। तो देखिए, ये बात कहना कि हमारे को कोरोना चला जाएगा, एक दिन उठेंगे, 40 दिन, 60 दिन, 3 साल, कभी तक आप आंख बंद करके रख लीजिए, कोरोना नहीं जाएगा।
कोरोना आपके साथ रहेगा, साथ जीना सीखे। इसका मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन आपको अपने कैरेक्टर में लाना पड़ेगा। वो आदिवासी हो, लेबरर हो या पढ़ा लिखा आदमी हो, सबको इसका पालन करना सर पालन तो करना होगा, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है ना कि कब तक आयोजन नहीं होंगे, कब तक शादियां नहीं होगी, कब तक शादी में महज 50 लोग ही शामिल होंगे, कब तक किसी की मृत्यु में सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे। क्या आप सामाजिक दूरी बनाने के चक्कर में क्या आप अपने घर वालों से भी दूरी बना लेंगे, या अपने परिवार से दूरी बना लेंगे, या फिर यूँ कहे कि अपने रिश्तेदारों से दूरी बना लेंगे? ये बहुत सारे सवाल। 8 महीने की बात है। हाँ। ये 6 से 8 महीने की बात है जब वैक्सीन आ जाएगी। देखिए सार्स की वैक्सीन आ गई, एमईएन की वैक्सीन आ गई, मर्स की वैक्सीन आ गई। जैसी वैक्सीन आएगी 9 से 10 महीने में आप अपने नियर नॉर्मल पे आ जाएंगे। लिव इन 2020 टू बिकम रिच इन 2023। आप एक नहीं सर, यही चीजें तो अमेरिका, इटली जैसे देश सोच रहे थे, लेकिन आज वहाँ का जो हाल है वो आपके सामने ही है। अब वहाँ के हालात से आप देखिए ना कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, ये 40 दिन का लॉकडाउन में हमें देखने को मिला। नहीं, 40 दिन के बाद सर 41वें दिन देखने के लिए मिल गया। 4 मई को शराब की दुकानें खुलते ही देखने के लिए मिल गया कि 40 दिन लॉकडाउन का पालन करने के बाद 41वें दिन क्या हालात है। तो लोगों को एक साल यही समझाना बहुत मुश्किल है, पब्लिक को यही समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन में थोड़ी सी लिवरेज के बाद आपने देख लिया कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते हुई नजर आई। और इन्हीं मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत से लोगों ने, बहुत से क्लिपें हमने देखी हैं जिनमें कि लोगों ने लॉकडाउन का मजाक उड़ा रखा है। यानी कि लॉकडाउन हमारे कैरेक्टर को नहीं पता। कितने लोग इसी को फॉलो करेंगे? बिल्कुल ये चीजें समझनी होगी, अपना कर्तव्य निभाना होगा। हमारे डॉक्टर्स जो बैठे हैं वो भी ये कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना होगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर अरविंद कि कोरोना के साथ तो जिए, लेकिन ऐसी बीमारी के साथ जिसकी अभी तक ना कोई वैक्सीन है, ना कोई पुख्ता इलाज है उसका, ऐसी बीमारी के साथ जीना कितना घातक है? बहुत घातक है, क्योंकि देखिए आप जो बहुत अच्छा रिजल्ट पा सके कि आप अगर आप पूरी पॉपुलेशन के अगेंस्ट अगर देखें कि कितना इन्वॉल्वमेंट लोगों का हुआ, तो अमेरिका में 400 हुआ, हमारा 0.76 है। कितना बड़ा अचीवमेंट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ इतना परसेंटाइल इन्वॉल्व हुआ। लेकिन ये तो तब हुआ ना जब आपने लोगों को घरों में रखा। जब वो घरों से बाहर आएंगे तो बाहर तो कोरोना इनका इंतजार कर रहा है, और कोरोना क्या कर सकता है वो भी देखा जा चुका है। तो उसके साथ रह के कैसे जीवन चल पाएगा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका ये एक दिन, लेकिन ये होना ही है ना, एक दिन तो लॉकडाउन खोला ही जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, वो अपनी कमाई करने निकलेंगे, रोजी रोटी के लिए निकलेंगे। सरकार अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए लोगों को बाहर चाहेगी कि वो आएँ, काम करें। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन चाहेंगे कि उनके अपने काम शुरू हो। लेकिन ये जब ये सब होगा तो साथ रहने वाली बात तो फिर बड़ी खतरनाक है, क्योंकि साथ तो रहना ही होगा। तो ये जो आप ये देख रही हैं कि एकदम से बढ़ने लगा नंबर, ये नंबर इसीलिए बढ़ने लगा क्योंकि अब आपने छूट दी, वो लोग बाहर आए। देखिए एक ही दिन में 4000 आ गए। तो ये क्या इसका अल्टीमेट होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता कि जब एक बार की पूरी छूट मिलेगी तो कोरोना के साथ नंबर कितना बढ़ेगा, इस बात की संभावना भी अभी से व्यक्त नहीं की जा सकती। ऐसी खराब बीमारी के साथ, ऐसे खतरनाक वायरस के साथ रह कैसे सकते हैं? ठीक है डॉक्टर सचिन, क्योंकि ये तो कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है कि अगर आप देश को लॉकडाउन कर देंगे तो ये भी नहीं कह सकते कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आएंगे। हालांकि डॉक्टर राहुल का कहना है कि आंकड़ों पर मत जाइए, लेकिन सवाल इस बात को ही लेकर है, क्योंकि आंकड़े जब आते हैं तो सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सचिन, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या माना जाए, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप इतने बड़े देश को लगातार लॉकडाउन पे ही रखें। आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होगी, लोगों की जो जीवन है वो भी पटरी पर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि देश में कोरोना जैसी महामारी है, अमेरिका जैसा देश परेशान है, इटली जैसा देश परेशान है, और भारत जो कि एक विकासशील देश है। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सरकार के सामने, देश के सामने बहुत विकट स्थिति आ सकती है। देखिए हमें इन दोनों चीजों में एक तालमेल करके बहुत जरूरी रखना है। नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और खुलेगा, पूरा प्रॉपर रूप से खुलेगा तो डेफिनेटली केस नंबर बढ़ेंगे। बट हमें इनमें आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, इन दोनों चीजों को देखते हुए
हमें ये देखना होगा कि नहीं सर, इसके अंदर अर्थव्यवस्था को दिक्कत नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें तो कितनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है। अर्थव्यवस्था को बेहतर करना तो सरकार के लिए चुनौती है ही, लेकिन यहाँ पर तो सर स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा ना डॉक्टर सचिन। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए हमें इसमें प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, जो जोन्स बनाए हुए हैं, और हमें एक प्रॉपर जो जितने भी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो चीजें होती हैं, वो सब लोगों में एक प्रॉपर रूप से उनको मतलब गाइडेंस देना होगा उन लोगों को। और हमको इसकी सीवियरिटी को बेसिकली कम करने के लिए जो चीजें हमारे बेनिफिशियल है वो प्रोवाइड करानी होगी पेशेंट्स में या जनरल पब्लिक में, ताकि इसकी सीवियरिटी, नंबर ऑफ केसेस होंगे, देखिए नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन हमें उनकी जो सीवियरिटी में मॉर्टेलिटी हमें देखना है ज्यादा, कि जैसे अमेरिका में, इटली में और फ्रांस में इन जगह मॉर्टेलिटी का रेशियो बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू अवर कंट्री। अगर इसी नहीं नेहा जी, यहाँ ठीक है, बोलिए सर बोलिए। नेहा जी, यहाँ पे कॉशन, प्रिकॉशन और एक्शन का काम करना है। यहाँ पे अगर हमारे को कोई भी चीज आगे चल के कोरोना के साथ रहना है तो कॉशन रखनी है, प्रिकॉशन रखनी है, और अगर होता है तो उस एरिया में एक्शन करने की आवश्यकता है। देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी जगह एक कोरोना पेशेंट आया, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसको जगह को सील करिए और आप आगे का काम कराते रहिए। दूसरी चीज, जैसे प्रोफेसर जी ने बोला था कि जैसे जैसे नंबर बढ़े हैं, ये नंबर आज कोई भी तरीके से ये नहीं बताते कि हम जब लॉकडाउन खुल गए, ये पुराने नंबर हैं, ये पुराने जो पेंटअप केसेस पड़े हुए थे, जो टेस्टिंग पड़ी हुई थी संडे की, ये मंडे और ट्यूसडे को रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये भी बहुत ज्यादा समझना वाली बात है कि हमें इन नंबरों को हमारे को एक हफ्ता 2 हफ्ता देखना पड़ेगा। आज भी हमारा डबलिंग टाइम 14 दिन ही है, तो लोगों को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली वे। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही हम कोरोना को हरा पाएंगे और कोरोना के साथ जी पाएंगे। अमेरिका का मॉडल देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग काम आई वहां पे। अभी जो नंबर फ्लैट होने लगे, ट्रम्प जी ने क्या कहा कल कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द न्यू नॉर्म। नहीं सर, सवाल इस बात को भी लेकर है ना डॉक्टर राहुल, आप तो ये कह देंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हम भी ये कह देंगे, सरकार भी कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है, लेकिन मान कौन रहा है सर? कल जो शराब की दुकानें खुली, वहां पर आपने देखे कि किस तरह के हालात थे? जी देखिए, हम हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारा काम गाइडलाइन बनाना है और प्रशासन का काम उस चीजों को फॉलो करना है। हमारे हेल्थ सेक्टर इस समय पूरी तरीके से तैयार है किसी भी सर्च को लेने के लिए। चीजें समझ में आने लगी है कि कोरोना कैसे बिहेव करता है, नई थेरेपीज का उजागर होती जा रही है। आप बात मानिए, 168 ट्रायल चल रही है, 168 दवाइयों की, 28 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वैक्सीन पे तेजी से काम कर रही है। तो अगर मैं देखूं कि 1-2 महीना छोड़ के अगर हम इसको होराइजन को थोड़ा बड़ा करें कि आज 9 महीने 10 महीने में हमारे पास वैक्सीन होगी, शोध चल रहा है, उस टाइम तक तो हमारी मोर्टालिटी को हम रिड्यूस कर लें। तो ये ज्यादा जरूरी है हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की तरफ से कि अपने धीरज को थाम के रखिए। ये नेवर एंडिंग कहानी नहीं है। ठीक है डॉक्टर अरविंद, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, हालांकि वैक्सीन तैयार करने की भी बात लगातार की जा रही है, कोशिशें भी लगातार हो रही है, प्लाज्मा थेरेपी की भी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। दिल्ली में भी इसका ट्रायल हुआ है, केजीएमओ में भी हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अभी तक जो रिजल्ट निकल के सामने आए हैं कितने कारगर साबित हो रहे हैं? प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हुआ दिल्ली में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा, वो लोकनायक हॉस्पिटल में हुआ, 4 के 4 पेशेंट ठीक हुए। तो इस तरह से बड़े उत्साहित या उत्साहित करने वाले रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि आप एक जहाँ चाइना में जहाँ शुरू हुआ, वहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब प्लाज्मा थेरेपी एक पोटेंशियल एक थेरेपी है जिसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। बहुत संभाल के डायलॉग आ रहे हैं। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कहा कि ये एक ऑप्शनल थेरेपी है, इसे क्योर नहीं कह सकते। कोई सीधे इसको क्योर नहीं कह पा रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो इसमें आ रहा है, लेकिन इसको एब्सोल्युटली क्योर नहीं मान सकते। तो ये जैसे कि एक बड़ा बात फैल गई है कि साहब प्लाज्मा थेरेपी आ गई तो सब ठीक हो जाएंगे, तो प्लाज्मा थेरेपी को क्योर नहीं कहा जा सकता। तो एक इम्प्रूविंग है, इसको जरूर ट्राई करें। और हमारे यहाँ जैसा ICMR ने दे ही दिया है, एक तरह से सबको परमिशन ही दे दी है कि आप अपने यहाँ प्लाज्मा थेरेपी अगर अवेलेबल हो आपके यहाँ तो ट्राई करिए और देखिए, अगर कोई ठीक होकर निकलता है, इम्प्रूव होकर निकलता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन यही है कि प्लाज्मा थेरेपी को क्योर कहना बड़ा मुश्किल है, इम्प्रूवमेंट उसमें देखा जा रहा है।
ठीक है जी। डॉक्टर वो राहुल, भी है कि आप- कितना आप- इत्तेफाक आप एक रखते हैं मिनट- आप डॉक्टर अरविंद की बातों से, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम क्यों नहीं कह नेहा सकते। जी, नेहा जी 4 महीने में ऐसा वायरस जिसने हैवॉक क्रिएट कर दिया, उसने मेडिकल साइंस को रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर दिया। देखिए 98% लोगों को कुछ नहीं होता, जो 2% लोगों को होता है उसमें से शायद 50% लोग अगर वेंटिलेटर पे भी जाए तो हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी उनके लिए कारगर साबित हो और उनको क्योर कर दे। क्योर का मतलब ये है कि वेंटिलेटर से बाहर निकाल दे और मृत्यु को हरा दे, क्योंकि पैसिव एंटीबॉडीज हैं। तो 98 + 1% और मान दे, 98.5% हो गए, तो बचते 1.5% लोग, उनमें टॉसिलिजुमैब नामक एक दवाई का काम कारगर तरीके से साबित हो रहा है। तो 4 महीने की रिसर्च से हम अपनी मोर्टालिटी को 50% से कम करने में कामयाब हुए हैं। तो समय दीजिए, जब एक ही चीज रिसर्च मांगती है और इंसान मांगता है समय, समय के साथ दवाइयां भी आएंगी, कारगर वैक्सीन भी आएगी और बाकी की तरह ही हम बाकी वायरसेस की तरह ही कोरोना वायरस को भी जीत पाएंगे। पर उसका होराइजन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना नहीं है, शायद 9 से 10 महीना, 11 महीना है, जहाँ पे वैक्सीन प्लस ये सारी चीजें मिला के हम हरा पाएंगे कोरोना। ठीक है डॉक्टर सचिन, बताया ये भी जाता है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी को ठीक से नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, कैसा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है कि अगर इसकी थेरेपी, हमने प्लाज्मा थेरेपी प्रॉपर रूप से नहीं की तो जो व्यक्ति संक्रमित जो हुआ उसको ठीक जो हो जाता है उससे एंटीबॉडीज लेके हम उसमें प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। अगर उसमें भी कोई और डिजीज हुई या कोई एंटीबॉडी, दूसरे एंटीबॉडी डेवलप हो गए तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है ज्यादा। ठीक है डॉक्टर रवि, क्योंकि लगातार पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है, भारत का आयुष मंत्रालय भी इस पे लगातार काम कर रहा है और भारत की तमाम कंपनियां भी इस पर कहीं ना कहीं वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, अगर भारत की तरफ से इसका कोई बेहतर इलाज ढूंढ लिया जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर जो भी कंपनी है, अगर किसी ने भी वर्ल्ड वाइड भी अगर इसका इलाज ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और जो अभी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आगे और मंदी गहरा सकती है, उनमें काफी तेजी से रिएक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक मंदी आती कब है? जब लोग एक्सपेंस करना कम कर देते हैं। जितना कमाना जरूरी है उससे ज्यादा खर्च करना भी जरूरी है। तो अगर ऐसा होता है और वैक्सीन का अगर कहीं से भी आपको ये पता चलता है कि वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल हो गया, हालांकि उसका एक प्रोसीजर है, उसको 6 से 8 महीने मार्केट में लगेगा। ये यहाँ पर भार्गव साहब, डॉक्टर भार्गव जी भी कह रहे हैं। और इसी चीज को अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन तुरंत दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी के लिए और खास तौर से हमारी जान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा और उस सेंटिमेंट में ही इकोनॉमी यहाँ पर काफी हद तक ग्रो करती हुई नजर आएगी। ठीक है डॉक्टर राहुल, बताया ये भी जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक मिथक है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या जो दवाइयां खा रहे हैं वो बहुत हेवी डोज होते हैं, उससे किडनी, लीवर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये कितने सच्चाई है इसमें कि आने वाले वक्त में भले ही आपको आप कोरोना से ठीक हो गए हो, लेकिन किडनी और लीवर पर जो दवाइयां हैं वो इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल, ये एक अंधविश्वास है और भ्रांतियां हैं। कोरोना वायरस के पेशेंट को जब वो आइसोलेशन में 14 दिन रहता है, 2 बातें समझनी आवश्यक हैं। एक, कि उसको कोई दवाई नहीं दी जाती। अगर उसको बुखार आता है तो सिंपल पैरासिटामोल की गोली देके उसका इलाज होता है। ज्यादा से ज्यादा एक एंटीबायोटिक, वो भी सबसे हल्की वाली एंटीबायोटिक कोरोना पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है जो कि आपकी किडनी और लिवर को अफेक्ट करे। किडनी और लिवर, जो डायबिटिक लोग हैं, हाइपरटेंसिव लोग हैं, जब कोरोना से ग्रसित होते हैं तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाते हैं। और क्यों 14 दिन ही रखा गया? 14 दिन इसलिए रखा गया क्योंकि 14 दिन के अंदर बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता आके कोरोना वायरस को शरीर से बाहर निकाल देती है, इसलिए 14 दिन की क्वारंटाइन रखा गया। एक स्टडी आई है कि 19 दिन तक 100 के 100 पेशेंटों में एंटीबॉडीज आ गई। तो देखिए बॉडी कितनी ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह कितनी सुचारू रूप से काम करती है कि वायरस आया जिसको कुछ नहीं पता था, बॉडी ने अपने 14 दिन में एंटीबॉडी बना के वायरस को बाहर निकाल दिया। तो इसलिए बिल्कुल ना डरे, अगर कोरोना हो भी जाता है तो 14 दिन का वनवास है। 14 दिन को अपने आप को समझिए, 14 दिन में कुछ नहीं होने वाला, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है। ठीक है,
ये भी यहाँ पर जानने वाली बात है, क्योंकि जाहिर तौर पे इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि कोरोना की अगर लगातार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम थेरेपी की बात कर रहे हैं, हमने प्लाज्मा थेरेपी की बात की, सवाल ये भी है कि लोगों में इतना डर और भय क्यों बना हुआ है, जब ये भी साफ है डॉक्टर अरविंद कि ये साफ है कि जब हल्का बुखार होता है तो पैरासीटामोल ही दी जाती है, वो तो इंसान अपने घर में भी ले लेता है, क्वारंटीन में रह लेता है। क्या यही वजह है कि कई लोगों को होम क्वारंटीन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप घर में ही रहे, क्योंकि जब हल्का बुखार होता है तो उससे भी वो ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर में रहे एक व्यक्ति और वो किसी भी तरह से इतना ज़्यादा उसको भय ना हो, उसको डर ना लगे, क्योंकि आजकल तो फीवर भी आता है तो इस बात का डर लगता है कि कोरोना तो नहीं है। और अगर कहीं इस बात पर संदेह करके क्वारंटीन करा दिया गया है तो घर के माहौल में उसको काफ़ी इस बात की जो कि है ना उसको उत्साह मिलता है, थोड़ा उसको धीरज मिलता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं डेवलप हो गई है जिसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए और वो कोई बड़ी गंभीर चीज़ों से ग्रसित है या उसका कोई लिवर फेल होने वाला है, उसकी किडनी फेल होने वाली, इस बात का डर उसमें नहीं रहता। डर को हटाना भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए कोरोना ने बहुत बड़ा डर पैदा किया है लोगों में। बिल्कुल, ये डर तो पैदा हो गया डॉक्टर अरविंद। सवाल इस बात को भी लेकर है कि अब तो लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे और सीधे ये पता चलता है जब टेस्ट होता है कि ये तो शख्स कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये तय करना कि हाँ अब इस शख्स का टेस्ट हो या ना हो, क्योंकि जाहिर तौर पे इतनी ज्यादा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हर एक शख्स का हम टेस्ट करें। तो ऐसे में लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसका टेस्ट होना है किसका नहीं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है अभी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के सामने। अभी जो एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप है, जैसे कोरोना के कांटेक्ट में 10 लोग आए, उनको सिम्टम्स ही नहीं आए, वे 10 लोग जाएंगे और 20 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो ग्रुप है जो इन्फेक्टेड, इसीलिए तो हम ढूंढते हैं कि भाई तुम्हारा किसी से कांटेक्ट तो नहीं था, किसी ऐसे आदमी के साथ तुम रहे तो नहीं जिसको खांसी जुकाम बलगम बुखार आ रहा था, कि ऐसा तो नहीं कि तुम कोई कांटेक्ट हो। इसको सरकार पूरी कोशिश करती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसे जनरल पॉपुलेशन दूर रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसके पास कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को राह चलते आप कैसे रोक सकते हैं, या उसके पास जाने से आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं, उसको अपने घर में रहने से और घर को संक्रमित करने से कैसे रोक सकते हैं। अब इतने बड़े स्केल पर टेस्टिंग हो कि आप एक आदमी को पकड़ करके टेस्ट करें कि उसको कोरोना है कि नहीं। जब आप अलाउ करेंगे, भाई यही तो प्रॉब्लम है कि जब आप अलाउ करेंगे, बाहर लॉकडाउन खत्म करेंगे, लोगों को रोड पे ले जाएंगे, तो उनमें से कितने लोगों के कांटेक्ट में आके कोरोना के साइलेंट पेशेंट्स बनेंगे, इनका तो कुछ पता ही नहीं है। अल्टीमेटली तो हो सकता है कि वो फ्रैंक, जिसे कहते हैं कि खुले हुए कोरोना के पेशेंट बन जाएं, तो उनकी लाइफ को खतरा है और फिर जो उनके कांटेक्ट में आए उनकी लाइफ को भी खतरा है। तो कितना बड़ा ग्रुप ये होगा, इसका आइडिया भी ले पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कि मास स्केल में आप टेस्टिंग करिए, उनको भी टेस्ट करिए जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। ठीक है, डॉक्टर राहुल आऊंगे आपके पास, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, डॉक्टर सचिन, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि किस तरह से देखे और ऐसे कौन सी सिचुएशन आती है जब ये लगता है कि अब हैवी डोज कोरोना के पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि जब छोटा या यूं कहें कि बुखार कम होता है, खांसी जुकाम होता है, तो हल्की मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन हैवी डोज कब दी जाती है डॉक्टर सचिन? हैवी डोज हमें जब दी जाती है जब कोरोना का इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट को होता है जो कोमॉर्बिड, जैसे कि उसको डायबिटीज भी हो रहा हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की दिक्कत भी हो और अगर साथ में हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी हो। जब इन तरीके की इसमें मल्टी ऑर्गन वाले डॉक्टर राहुल ने बोला जो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, उस पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक देनी पड़ जाती है इसके लिए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए, ना कि खाली कोरोना के लिए काम करेगी ये चीजें। जी हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इम्यून मॉड्यूलेटर, इम्यून बूस्टर देने होंगे उनके लिए। ठीक है, डॉक्टर राहुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह दीजिए, उसके बाद मैं सवाल नेहा जी, कोरोना वायरस और बाकी वायरसों में अंतर इतना सा है कि कोरोना वायरस संक्रामित बहुत ज्यादा है, उसकी संक्रामिक जो पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, हो सकता है आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं और आपको भी कोरोना हुआ हो, क्योंकि आप यंग है, हेल्दी है, तो कोरोना आके चला गया। जैसे जैसे रैपिड किट टेस्टिंग आएगी वैसे वैसे ये न्यू नॉर्म बन जाएगा कि आपको फैक्ट्री में जाना है, आपने टेस्ट कराया, आईजीजी पॉजिटिव है, आप चले जाइए फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, नेगेटिव है पीसीआर करवाइए, 24 घंटे में पीसीआर करा के आगे बढ़ जाइए। ये कैपेसिटी जैसे जैसे ऑगमेंट होती जाएगी देश की, वैसे वैसे हम नंबर्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। उन नंबरों से भय मत करिए। भय करना किस चीज से? मोर्टालिटी से भय करना है। डर किस चीज से? मृत्यु से डर है।
तो हमारे को जो हम कहते हैं कि हमारे को क्वारंटाइन चला जाता है, क्वारंटाइन असली इसलिए किया जाता है कि आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे जो कैंसर के मरीज हैं उनको बचा के रखे, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी 20-22% की है। आपने अगर 2% की मोर्टेलिटी है तो 22% की मोर्टेलिटी एल्डरली साइड में या जो कैंसर से पेशेंट ग्रसित है उनमें होती है। तो ये कोरोना वायरस से क्वारंटाइन से मत डरिए। क्वारंटाइन इसलिए किया जाता है ताकि आप बाकियों को संक्रामक ना करें और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको संक्रामक ना करें, इसलिए क्वारंटाइन करना आवश्यक होता है। बीच में ये भी खबर आई थी डॉक्टर साहब कि मलेरिया या फिर HIV या फिर टाइफाइड जैसे जो दवाइयां दी जाती है, हैवी डोज की दवाइयां, उनका मिश्रण बनाकर ऐसी कोई दवाई कोरोना पेशेंट्स को दी जा रही है जिससे कि रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। क्या इस तरह की भी चीजें हैं, होती है? नेहा जी, मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे निवेदन था कि 168 दवाइयों का ट्रायल चल रहा है। 4 महीना पुराना वायरस है। पहले आया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फायदा करती है, उसके बाद आया कि HIV की 3 दवाइयों का मिश्रण जो जयपुर के इटली के पेशेंट ठीक हुए, क्या वो दवाई के मिश्रण से ठीक हुए थे या खुद ठीक हुए? वो रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि वो खुद ही ठीक हो गए थे क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी थी। एक रेमडेसिविर करके दवाई है जिसमें बहुत सारे ट्रायल चली, उसका भी ट्रायल का नेगेटिव रिजल्ट आया कि कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, क्योंकि हर आदमी जिंदा रहना चाहता है, कोशिश कर रही है साइंस, मेडिकल साइंस रिसर्च इतनी तेजी से चल रही है ताकि ये पता लगा पाए कि कौन सा कॉम्बिनेशन इस वायरस को मारेगा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये वायरस सिर्फ 5 महीने पुराना है। ठीक है डॉक्टर रवि, ठीक है, फैसले लिए गए आर्थिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए, लेकिन क्या लगता है व्यवस्था ठीक नहीं की गई? क्या इसी का खामियाजा है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए? जी बिल्कुल, जैसे ही लोगों को ये लगा कि अब सरकार ढील दे सकती है तो लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ना शुरू हो गए। देखिए नेहा जी, एक चीज समझिए, वायरस हमेशा आते रहेंगे और आगे पीछे आते गए हैं। जैसे आप देखिए तो चाहे वो सार्स वायरस रहा हो या फिर बर्ड फ्लू रहा हो, इबोला रहा हो, और जब उनके वैक्सीन आ जाते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और सरकार भी इस चीज को चाहती है। अभी फिलहाल कोरोना का कोई वायरस का अभी यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सरकार या आम आदमी को थोड़ा डर कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। लेकिन ये मुझे बताइए, नहीं आप अर्थव्यवस्था का बताइए मुझे कि ये कितना जरूरी था कि शराब की दुकानें खोल दी गई और तमाम जो जरूरत की चीजें हैं उसके अलावा गैर जरूरी चीजों की दुकानें भी खोल दी गई, कारखानों को खोल दिया गया, फैक्ट्रियों को खोल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो सीमित चीजें ठीक थी, लेकिन शराब की दुकानों को खोलना, क्या सरकार के पास कोई और वैकल्पिक इंतजाम नहीं था कि अर्थव्यवस्था को इसके अलावा ठीक किया जा सके? देखिए, सरकार के पास 2 चीजें होती हैं उनको इनकम के लिए। पहला है, एक सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, लगभग 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ शराब की बिक्री से उनको रेवेन्यू आता है और ये GST के अंदर नहीं आता है। दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है कि पेट्रोल और डीजल का जो यूज करती है आम जनता, उसमें वो भी GST के अंदर नहीं आता, तो उसमें आप वैट ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा सरकार का जो स्रोत है कमाने का, यानी राज्य सरकारों का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर आप केंद्र सरकार का हो, उनका रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ 2 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा है। एक है पेट्रोल डीजल और दूसरा है यहाँ पर शराब। तो इसलिए सरकार यहाँ पर अपने रेवेन्यू को, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो नहीं, तो उसके लिए व्यवस्थाएं बेहतर करनी चाहिए थी, क्या नहीं लग रहा अब? क्योंकि अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है, अब जो कहा जा रहा है, लोगों की ये बात सामने आ रही है कि राशन की जब होम डिलीवरी हो सकती है तो आप, अगर आप चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं हो, तो आपको होम डिलीवरी करवानी चाहिए थी। देखिए, होम डिलीवरी अगर सरकार यहाँ पर करवा सकती थी, लेकिन इतनी जल्द, क्योंकि इस समय अगर बहुत सी गवर्नमेंट ऐसी हैं, यानी कि राज्य सरकार ऐसे हैं जिनके पास अब आगे उन्होंने खुद अनाउंसमेंट करी है कि वो आगे जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो उनको भी इमीडिएट रेवेन्यू यहाँ पर चाहिए। और जैसे ही ये आपने देखा कि यहाँ पर शराब को ओपन किया गया, बहुत से जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर उन्होंने जो है वो ब्लैक में सेल किया, टैक्स यहाँ पर बढ़ाकर सेल किया, उससे अगर टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक दिन में कलेक्ट किया जा सकता है। तो उससे काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर मदद मिली है और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं से यहाँ पर गवर्नमेंट को तो मदद मिल गई, लेकिन यहाँ तो कोरोना को रोकना था, ये तो फैलता ही जा रहा है। सवाल इस बात का है डॉक्टर राहुल
कि यहाँ कोरोना को रोकने के लिए हम लगातार 40 दिन के लॉकडाउन में रहे और अभी भी लॉकडाउन लगातार चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग तो दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं। कितना मुश्किल हालात से गुजरना हमें पड़ सकता है अगर इसी तरह के हालात बने रहे। आने वाले वक्त में किस तरह की चुनौतियां और हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा। निहाजी अल्टीमेटली आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ही लोगों को अपने कैरेक्टर में बदलाव लाना आवश्यक है, कोई और तरीका नहीं है। हम हर समय के लिए अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते। द ओनली वे इज अपने कैरेक्टर को बदले, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन को अपना लें। ये न्यू नॉर्मल है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये जानना आवश्यक है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, अगर उसमें मोर्टालिटी बढ़ती है, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं है। देश में बहुत लोग कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में लोग दूध दही खाते हैं, बहुत अच्छी है। हमारे देश में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायबिटिक है। हमारी वर्ल्ड में हमारी कंट्री को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। तो आगे चल के अगर ऐसी जगहों पे अगर नंबर बढ़ेंगे और आगे चल के मृत्यु दर भी बढ़ सकती है, तो इसीलिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को कैरेक्टर में डालना, निभाना आवश्यक है। बिल्कुल, कोरोना के साथ तो जीना होगा, लेकिन अच्छी आदतों को भी अपनाना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच सरकार को छूट देना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया था। लिहाजा आर्थिक हालात बेहतर हो, इसलिए सरकार ने छूट दी है। लेकिन ऐसे में अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।